देखिए सॉलिड स्टेट होता है, अगर मैं कहूँ कि वो स्टेट है मैटर की, मैटर को हमने 3 स्टेट्स में डिवाइड किया है फिजिकली। मैटर को 4 टाइप्स में क्लासीफाई, 3 टाइप्स से क्लासीफाई किया है, सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, है ना। जो सॉलिड स्टेट होती है इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, इज हैविंग फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, मैक्सिमम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बाकी सब चीज़ मिनिमम इंटर पार्टिकल और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मिनिमम compressibility, minimum energy content, minimum diffusibility, minimum randomness, ये जिस स्टेट में होती हैं कॉमनली उसको हम कौन सी स्टेट कहते हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब जो सॉलिड हैं उनको हमने फिर क्लासिफाई किया है फर्दर, इनको क्लासिफाई किया गया है, हम कहते हैं एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं एम्माफस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहा जाता है, एम्माफस सॉलिड किसको कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कहते हैं solids which having long range 3-dimensional regular ordered arrangement of
कांस्टेंट पार्टिकल called crystal lattice. लैटिस का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस तरीके से पॉइंट्स लगा दूं और हर पॉइंट के बीच में इक्वल स्पेस दिया जाए, तो इसको मैं कहूँगा ये वन डायमेंशनल लैटिस है, एक रेगुलर वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है ना, स्पेस लैटिस। अभी कोई पार्टिकल्स नहीं है, स्पेस है। अगर इसमें मैं ऐसे डाट लगा दूं, अब ये कॉम्बिनेशन जो हो गया 2D, इसके बीच में जैसा डिस्टेंस है उतना ही इसके बीच में डिस्टेंस है। जितने एटम एक पर्टिकुलर लैटिस के अराउंड जो सराउंडिंग में है उतने ही दूसरे के सराउंडिंग में है, यानी सभी जगह एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। ऐसा अगर 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड रेगुलर अरेंजमेंट्स हम बनाते हैं 3 डायमेंशनल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। और अगर इस स्पेस लैटिस में किसी मटेरियल के पार्टिकल्स आ जाएं जो उसको कंस्ट्रक्ट करने वाले, तो फिर उसको कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो जो लैटिस हैं वो अगर प्रेजेंट हो लॉन्ग रेंज में, तो 3D में, 3 डायमेंशन में, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर सॉलिड विच हैविंग नो लॉन्ग रेंज रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, then it is called amorphous solid. ठीक है, solids which having no long range ordered arrangements of particles called amorphous solid। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। वुड, पॉलीमर्स, ग्लास, प्लास्टिक, क्योंकि पॉलीमर में आ जाएगा, वुड, पॉलीमर, ग्लास, प्लास्टिक। ठीक है, ये सब जो हैं ऑर्डर एमॉर्फस सॉलिड के कंस में आते हैं। इसमें आ जाएंगे आपके मेटल्स, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स, और भी मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। ये सब क्या आएंगे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड,
मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। आयनिक सॉलिड, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं इसके अंदर वो होते हैं मेटल, अपोजिट चार्ज, आयन। कौन से पार्टिकल? कांस्टेंट पार्टिकल। यहाँ होते हैं एटम्स एसोसिएटेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ होते हैं अपोजिट चार्ज आयन एसोसिएटेड बाय आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मेटेलिक सॉलिड में मेटल एटम एसोसिएटेड बाय मेटेलिक बॉन्ड। और van der Waals solid van der Waals forces molecules are associated by van der Waals forces। ये डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है लाइक NaCl, ठीक है, ZnS, CaCl, KCl, CF2, atom like diamond, graphite, silicon carbide, boron nitride, metal atom associated by metallic bond, all the metals, gold, silver, sodium, potassium, etc. Molecular forces like what? Water, ice, hydrogen bond, HCl, solid, dipole, iodine solid, camphor solid, लंदन फोर्सेस। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं फोर्सेस, इस पर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट, हम इसको पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। ये कहेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, less than ionic generally, depend on strength of metallic bond,
हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड, bad conductor of electricity and solid state but conduct in liquid and aqueous solution. Bad conductor but graphite is exception. Good conductor in solid state. और फोर्थ, बैड कंडक्टर। ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि कौन सा सॉलिड है वो। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड। डिफरेंस between crystalline and amorphous solid. इधर हम लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। amorphous सॉलिड। ठीक है, पहला तो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्या बताया था भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं? हैविंग रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ व्हाट? रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स। लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड arrangement of constituent particles. No long range ordered arrangement of constituent पार्टिकल। पहला डिफरेंस, एक में लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। जैसे हमने कोई अरेंजमेंट किया और सब जगह यूनिफॉर्मिलिटी जहाँ तक हम देख पा रहे हैं तो उसको क्या कहें? लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। लेकिन कई जगह थोड़ी जगह अरेंजमेंट है फिर रैंडमनेस आ गई तो उसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं कहते हैं, जो कि एम्माफस में होता है। दूसरा, इनकी सर्टेन ज्योमेट्री होती है। सर्टेन ज्योमेट्री
अब ज्योमेट्री का मतलब ऊपर जो दिख रहा वो नहीं, अंडर जो अरेंजमेंट की ज्योमेट्री होती है उसकी बात कर रहे हैं, उसका जो लेटिस है उसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं इसकी सर्टेन ज्योमेट्री होती है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं, और इनकी ज्योमेट्री सर्टेन नहीं होती है। नो सर्टेन ज्योमेट्री। थर्ड, sharp melting point. इसका मतलब समझते, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आते हैं, उसको हम कहते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एम ऑफ सॉलिड ले ले, मान लीजिए आपने रबड़ ले लिया, रबड़ कभी जलाया आपने? हाँ, आपने जलाया? हाँ बताओ, क्या क्या वो एक ही टेम्परेचर पर पूरा रबड़ मेल्ट हो जाता है? ग्रेजुअल मेल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जहाँ सॉलिड और लिक्विड क्या आ जाते हैं, मेल्टिंग इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो हम कहेंगे इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। फोर्थ, discontinue. Discontinuous cooling curve. और इधर बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस कूलिंग कर्व। दिस कॉन्टिन्यूस कूलिंग कर्व और कॉन्टिन्यूस कूलिंग का क्या मतलब होता है? अगर मान लो मैंने किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट से हाई टेम्परेचर पर रखा, और फिर उसको देख रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ कि टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, कूल कर रहा हूँ उसको, ठंडा कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इस स्टेट पे ले आए कि जहाँ वो लिक्विड है। अब आप जब उसको कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड क्या आएंगे, इक्विलिब्रियम पर, मतलब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी लिक्विड और सॉलिड क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में। और उसके बाद सॉलिड का ये कौन सा है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है उसका। और सॉलिड का टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, यहाँ टाइम ले रहे हैं, फिर टाइम के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और फिर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम एम ऑफ सॉलिड लेते हैं, जैसे रबड़ ले लिया, उसको आपने लिक्विड में ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया, यहाँ टेम्परेचर लिख दिया, उसको कूल करना स्टार्ट किया, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता है, क्योंकि उसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं। कॉन्टीन्यूसली लिक्विड से वो कौन सा, जैसे ग्लास सॉलिड में आ जाए, एक भी ऐसा टेम्परेचर नहीं आएगा जहाँ वो इक्विलिब्रियम में आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, जैसे ग्लास हैं, मान लीजिए ग्लास के लिए बोला है, तो ये जो ग्लास हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, इतना ज़्यादा कूल कर दिया कि सॉलिड जैसा अपीयरेंस दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में सॉलिड है ही नहीं, वो सूडो सॉलिड है। इसलिए हम ये कहते हैं ग्लास या एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुपर लिक्विड।
या सूडो सॉलिड। समझ में आया? ये कोई डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अगला डिफरेंस देखिए, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एन आइसोट्रॉपी होती है। एन आइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज change with the direction of measurement, direction of measurement is called anisotropy। ठीक है, और इसमें होती हैं आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज does not change with direction of measurement। इसका रीज़न क्या है? देखिए, मैंने अगर मान लीजिए एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, अब ये सोडियम क्लोराइड में एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। एक अल्टरनेट सोडियम और क्लोराइड का अरेंजमेंट। अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी मेज़र करूँगा तो सोडियम और क्लोराइड दोनों के कारण होगी। इस डायरेक्शन में मेज़र करूँगा तो केवल सोडियम सोडियम होंगे। इस डायरेक्शन में मेज़र करूँगा तो क्लोराइड क्लोराइड होंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है डायरेक्शन के साथ तो हम क्या कहेंगे? वो एन आइसोट्रॉपी होगी। लेकिन अगर मैं ग्लास लेता हूँ, ग्लास सिलिकेट्स होते हैं, उसमें कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है, तो एवरेज जो मैग्नीट्यूड निकलता है किसी भी डायरेक्शन से वो क्या होता है? सेम होता है। लाइट अगर मैं पास करूं, यहाँ से लाइट पास करूं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इनके देखे जाएं तो वो सब क्या होंगे? डायरेक्शन के साथ सेम होंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्शन के साथ बदल जाएंगे। ये दूसरा डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। तो किस में आइसोट्रॉपी होती हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, या जिसको हम कहते हैं सूडो सॉलिड्स जो होते हैं उनमें आइसोट्रॉपी होता है, और एनाइसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक शार्प एज टूल से कट करूं तो वो यूनिफॉर्म सरफेस देता है, और एम्फॉर्फस सॉलिड को, अगला डिफरेंस है व्हेन crystalline solid cut by sharp edge tool, it give uniform surface or it does not produce यूनिफॉर्म सरफेस। रीज़न देखिए आप, सिंपल सा रीज़न ये है कि इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और जब भी आप इसको कट करेंगे, कहीं से भी आप इसको कट करते हैं, यहाँ से कट कर दिया, तो जो
सरफेस मिलेगी वो यूनिफॉर्म मिलेगी क्योंकि अरेंजमेंट सेम है अंदर, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है ना। जैसे आपने लकड़ी को कट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर या ग्लास को कट किया तो जो सरफेस है उसमें यूनिफॉर्मलिटी नहीं रहती है क्योंकि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं होता है। ये डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के अंदर। रिपीट करूँ मैं आपको डिफरेंस। पहला तो डिफरेंस क्या कहेंगे आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग रेगुलर ordered arrangement of the constituent particle in long range. Amorphous solid does not having regular ordered arrangement of the what constituent particle for long range. दूसरा difference, crystalline solid having certain geometry because they having ordered arrangement. उनकी एक ordered arrangement होती है और ये geometry internal lattice की geometry की बात कर रहे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड क्यूबिक होता है, ग्राफाइट क्या होता है हेक्सागोनल होता है, ऐसे। और इनकी कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती, किसकी, एमॉर्फस सॉलिड की। तीसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आते हैं। एक ऐसे टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, किसका, एमॉर्फस सॉलिड का। और इसीलिए अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हाई टेम्परेचर पर ले जाकर लिक्विड स्टेट में ले आते हैं और फिर टाइम के साथ उसको कूल करते हैं, तो कूलिंग करने पर पहले तो लिक्विड में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आएंगे, और फिर लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसका फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा अप टू रूम टेम्परेचर या जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है एमॉर्फस में, इसलिए कॉन्टीन्यूस कूलिंग का होता है, कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर डिक्रीज होता है ग्रेजुअली, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता है। अगला हमने बताया आपको आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड के लिए डायरेक्शन की ऑफ मेजरमेंट के साथ चेंज नहीं होता है तो आइसोट्रॉपी, और चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो उनमें एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। डायरेक्शन बदलेंगे तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल का पार्टिकल जो उसको बनाने वाले हैं उनमें बदल सकते हैं, और बदल जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड आएगा उसमें डिफरेंस आता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, आइसोट्रॉपी होती है। और लास्ट डिफरेंस हम देखते हैं वो ये है कि एक में क्या होती है भाई, हाँ, शार्प एज टूल से कट करते हैं तो इसमें यूनिफॉर्म सरफेस आती हैं और इसमें यूनिफॉर्म सरफेस नहीं आती हैं। ये डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन है, कौन सा सॉलिड जो है एमॉर्फस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट सेल किसको कहते हैं। यूनिट सेल उस स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं जो क्रिस्टल को बिल्ड करती हैं। क्रिस्टल को बिल्ड करने वाली वो यूनिट जो पूरे क्रिस्टल को डिफाइन कर सकती हैं, जिसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो पूरे क्रिस्टल में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि एक मकान बनता है और उसमें दीवार बनती है, वॉल बनती है, उस दीवार की जो यूनिट सेल है हम कहेंगे वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होती हैं और उस दीवार को बनाती है वो ईंटें, ब्रिक्स जो होती हैं वो होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल उसमें क्या है, ईंट हैं या ब्रिक्स हैं। ठीक, इसमें वैसे ही अगर मेरे पास एक क्यूबिक सेल है जो हम कहें एक यूनिट सेल है क्यूबिक क्रिस्टल की, जिसको हम ओवर एंड ओवर रिपीट करते चले जाएं ऐसे, तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है।
है ना। ये रिपीट करी मैंने 2 सेल, फिर और रिपीट करते चले जाएं, है ना। 3 सेल रिपीट कर दी, फिर एक और यूनिट सेल यहाँ लगा दी, ये 4 सेल रिपीट कर दी, 4 ऊपर रख दी, तो एक लैटिस बन जाएगा। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? यूनिट सेल की डेफिनेशन देते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल which can define whole crystal, which can define whole crystal, and by repetition of over and over such units, by repetition over and over such units in 3D, it produce, one can produce crystal lattice called यूनिट सेल। यूनिट सेल, ये डेफिनेशन होती हैं यूनिट सेल की। समझ में आ गई? हम बात कर रहे हैं कि किसी यूनिट सेल में, यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या थी? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज define the whole crystal, and when we repeat over and over the unit cell, then what? Over and over the unit cell, then it will form the crystal lattice. अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो यूनिट सेल है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल किस तरीके से एक यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ अगर कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट हो, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर जैसे, अब देखिए इसी को मैंने यहाँ बना रखा, ये कॉर्नर पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट हो, कॉर्नर है ना यूनिट सेल का, इस कॉर्नर पर अगर पार्टिकल प्रेजेंट हो, अभी आपको दिख रहा है कितने यूनिट सेल है, 1 2 क्यूबिक 3 एंड 4, ठीक है, 4 यूनिट सेल इस कॉर्नर पर है। क्या 4 इधर और लगाई जा सकती है? इधर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो कितने यूनिट सेल हो जाएगी? 4 यूनिट सेल। और जैसा ये बना रखा है 8 यूनिट सेल बना दी, कितनी? 1 2 3 4, तो ये ऊपर है 5 6 7 एंड 8। तो ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए हम कहते हैं कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो हुआ वो कितना हुआ? दैट व्हाट? नंबर ऑफ कॉर्नर डिवाइड बाय 8, यानी एक पार्टिकल जो है कॉर्नर पर प्रेजेंट है एक यूनिट सेल के 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। फिर अगर हम फेस के सेंटर की बात करते हैं तो फेस के सेंटर पर अगर ये जैसे कमरे की दीवार है ना, और ये कमरे की दीवार है, मान लीजिए ये कमरा और इसकी दीवार है, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है दूसरे कमरे की दीवार को, कॉमन है, तो क्या कहूँगा मैं? इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? बता भाई 2 यूनिट सेल हैं, एक और एक 2 यूनिट सेल 2 हैं और सेंटर 1 है, फेस सेंटर, ये फेस, तो हम कहेंगे 2 यूनिट सेल में एक फेस सेंटर, तो एक के लिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, n फेस सेंटर हो तो कितना होगा? n इंटू फेस सेंटर बाई 2, ये हुआ दिस वन। तीसरा हमने लिखा बॉडी सेंटर। बॉडी के सेंटर में अगर मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल ली, ये कौन सा है भाई? फेस सेंटर, ये है कॉर्नर, ठीक है। अगर मैं बॉडी का सेंटर बनाता हूं, ये बॉडी सेंटर, बताओ कोई रूम का सेंटर किसी दूसरे रूम को कंट्रीब्यूट करता है? नहीं करता है ना। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100%। 1 एज सेंटर, एज सेंटर किसको कहते हैं? ये एज, और ये एजेस हैं, इस एज सेंटर को देखिए आप कितने को कंट्रीब्यूट कर रही? 1 2 3 4, यानी एक एज सेंटर 4 यूनिट सेल के बीच में कॉमन है, तो एक के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। इससे जो मिलता है हमको उसको बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। इसी को डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल कहते हैं, इसी को डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल, इसी को ऑर्डर ऑफ यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है।
अगर हम कहें कि केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम कहेंगे उसका आर्डर कितना होगा, एस बॉडी से एच सॉरी कॉर्नर के बेस पर निकालेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर। फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है तो फेस सेंटर भी होंगे, बॉडी सेंटर भी होंगे और एस सेंटर। अब मैंने ये लिखा है सिंपल सेल या प्रिमिटिव सेल क्या होता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ये लिख लिया आपने, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल और ऑर्डर ऑफ यूनिट सेल, द number of particle present per unit cell is called order of unit cell or dimension of unit cell। ठीक,